आज हम पढ़ेंगे इक्विस्टम में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, इक्विस्टम जो टेरिडोफाइट है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, कायिक जनन और बीजाणु द्वारा जनन। कायिक जनन के दौरान इक्विस्टम की अलग अलग जातियों के अंदर विशेष संरचनाएं बनती हैं। जैसे इक्विस्टम अर्वेंस और इक्विस्टम टेलमेसिया के अंदर जो अंडरग्राउंड राइजोम पाए जाते हैं, उन पर ट्यूबर्स होते हैं जो कायिक प्रोपेगेशन में सहायता करते हैं। इक्विस्टम अर्वेंस में ट्यूबर्स जो होते हैं वे कुछ ओवल शेप्ड यानी अंडाकार होते हैं, और टेलमेसिया जो स्पीसीज़ है इसमें इनका आकार पियर शेप्ड नाशपाती आकार का होता है। तो ये राइजोम की नोड्स पर जो ट्यूबर्स पाए जाते हैं, इनमें अनियमित विभाजन से इनका डेवलपमेंट होता है। ट्यूबर का जो सेंट्रल पार्ट है वो पैरेन्काइमा का बना होता है और इनमें स्टार्च की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के 2-3 आवरण से ढकी होती है, और ये पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाते हैं और मिट्टी में गिर जाते हैं, और लंबे समय बाद भी ये अंकुरण की क्षमता रखते हैं और नया स्पोरोफाइट बनाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका इक्विस्टम का, वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो इक्विस्टम एक होमोस्पोरस यानी सम बीजाणु टेरिडोफाइट है। इसमें जितने प्रकार के बीजाणु बनेंगे वो समान आकार के होंगे, और स्पोर्स का निर्माण मैंने आपको जब स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे उस समय बताया था कि स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियोफोर पर पाई जाने वाली बीजाणु धानियों में होता है। जो बीजाणु धानी धरा होते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया बनती है, जहाँ पर इनका निर्माण होता है। स्पोरेंजियोफोर का जो फर्टाइल सिरा होता है, स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं ये फर्टाइल जो शूट होते हैं उनके सिरे पर कोन बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। और इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ए के अंदर ये फर्टाइल ब्रांच है और जिसके सिरे पर शंकु बने हुए हैं। शंकुओं का निर्माण जो नीचे की तरफ डायग्राम है इन स्पोरेंजियोफोर के द्वारा होता है। ये स्पोरेंजियोफोर है, ये वाला, और इसमें आप देख रहे हो कि निचली सरफेस के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है। जो स्पोरोफाइट है उसमें स्ट्रोबाइलस की पोजीशन और स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में इन नोट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। जितनी भी जातियाँ होती हैं ज़्यादातर उनमें स्ट्रोबाइलस ग्रीन होंगे और एरियल शूट के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जो वायवीय शाखाएँ इनके सिरे पर पाए जाते हैं, शाखित भी होते हैं ये, और इनमें फूड निर्माण और स्ट्रोबाइलस को बियर करने का कार्य यानी धारण करने का कार्य एक ही शाखा के द्वारा होता है, यानी वही शाखा फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड निर्माण भी करती है। और कुछ जातियां जो हैं जैसे इक्विस्टम अर्वेंस में स्ट्रोबाइलस धारण करने वाले जो शूट होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जिन्हें फर्टाइल शूट कहते हैं, जैसे 9.1 के अंदर दिखाया गया है, ये जो फर्टाइल जो शूट होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। फर्टाइल शूट शॉर्ट लिव्ड होते हैं तथा स्ट्रोबाइलस से स्पोर्स के फ्री होने पर ये रिड्यूस यानी अपनासित डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और शूट में इनका सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। जैसे इक्विस्टम पालस्टर के अंदर 3 प्रकार के शूट पाए जाते हैं। कुछ शूट ब्रांच्ड और ग्रीन होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इन पर स्ट्रोबाइलस नहीं लगते हैं। दूसरे प्रकार के जो शूट होते हैं फर्टाइल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनका कार्य सिर्फ स्ट्रोबाइलस को ही बनाना है।
और तीसरे प्रकार के जो सूट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, परंतु उनमें स्ट्रोबाइलस जब मैच्योर हो जाते हैं इसके बाद ये स्पोर बनने के बाद ये हरे हो जाते हैं और ब्रांच होकर के फूड निर्माण का कार्य करने लग जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोबाइलस का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे कॉन एक्सिस कहते हैं या स्ट्रोबाइलस एक्सिस कहते हैं, और इसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर्स सक्सेसिव क्रम में लगे रहते हैं, उत्तरोत्तर एकांतर क्रम में लगे रहते हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर जो है एक वृंतयुक्त संरचना है जिसके सिरे पर हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क बनती है छत्राकार, और इस डिस्क की निचली सतह के ऊपर 5 से 10 तक थैलीनुमा संरचनाएं लगी रहती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणुधानियाँ। और स्पोरेंजियोफोर का जो वृंत होता है वो कोन के एक्सिस पर समकोण में लगा होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सिस हो जिसके ऊपर हम छाते जो होते हैं, हमारे छाते अम्ब्रेला, उनको हम उस एक्सिस के ऊपर लगा दें तो एक कोन जैसी संरचना बनती है। इसी प्रकार से यहाँ पर संरचना पाई जाती है। कुछ जातियों में स्ट्रोबाइलस के बेस पर कैलिक्स के समान कुछ अतिवृद्धियाँ निकली रहती हैं जो एक चक्र सा बनाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। और एनुलस की आकारी की जो प्रकृति है वो भी विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो फर्टाइल सूट होता है उसमें स्केल सल की पत्तियों का आखिरी चक्र है, जबकि कुछ वैज्ञानिक यह कहते हैं कि इनकी जो प्रकृति है वो स्पोरेंजियोफोरिक प्रकृति की है, क्योंकि कभी कभी इनके अंदर छोटी बीजाणुधानियाँ भी पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, तो जो वेजिटेटिव सूट जिनके ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरेंजियोफोर कौन लगते हैं, तो कुछ समय तो इनकी वृद्धि होती है, इनके बाद इनके सिरे पर क्या लगने लग जाते हैं, कौन लगते हैं। तो शुरुआत में इनका सिरा कुछ शंकु आकार का हो जाता है और स्ट्रोबाइलस के एक्सिस के रूप में यह एक्सिस कार्य करता है, और इनके ऊपर बीजाणुधानियों के जो प्राइमोर्डिया हैं वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं, यानी ऊपर की तरफ बनते जाते हैं, नीचे की तरफ मैच्योर रह जाते हैं। और विकास होने के दौरान इनमें कुछ संकुचन होता है और एक छत्राकार संरचना बन जाती है स्पोरेंजियोफोर्स की, और इनकी जो पृष्ठीय सुपरफिशियल सेल्स हैं इन पर कुछ विशिष्ट कोशिकाएं विकसित होती हैं जिन्हें स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं, और एक साथ समूह में बनती हैं। इस प्रकार से इनमें जो डेवलपमेंट होता है बीजाणुधानियों का वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होगा, और यंग जो स्पोरेंजियोफोर है इसके शीर्ष पर स्पोरेंजिया बनती हैं। कुछ समय पश्चात इनके बीच के भाग की वृद्धि हो जाती है और इनके जो शिखर हैं वो शिखर की कोशिकाएं निचली सतह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैच्योर जो स्पोरेंजिया हैं वो स्पोरेंजियोफोर के जो पेल्टेड डिस्क की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। स्पोरेंजियल जो इनिशियल है इसमें परिणत विभाजन होगा, और जिससे बाहर की तरफ एक कोशिका बनेगी और एक अंदर की तरफ बनेगी, दो कोशिकाएं बनेगी, आउटर डॉटर सेल और इनर डॉटर सेल। इनर डॉटर सेल के अंदर बार बार विभाजन होंगे और जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, जबकि बाहर की जो कोशिकाएं हैं उन बाहर की कोशिकाओं के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे। तो 2 से 7 स्तर की बीजाणुधानी की भित्तियाँ बनेंगी, और अंदर की सबसे जो भीतरी परत है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के संपर्क में रहती है वो एक प्रकार से पोषक परत होती है और टेपिटम का कार्य करती है। स्पोरेंजियम के अंदर बीजाणुओं के विकास के साथ साथ स्पोरेंजियम वाल की जो 2 परतें हैं उनको छोड़कर से सभी भीतरी परत की कोशिकाएं जो होती हैं इंक्लूडिंग टेपिटम सेल्स, ये सब डिजोल्व हो जाती हैं और एक तरल पदार्थ बनाती हैं जिसे पेरिप्लाज्मोडियम कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के स्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती हैं
और 70% तक कोशिकाएं एसएमसी में बदलती हैं स्पोर मदर सेल्स में, बाकी कोशिकाएं डिजोल्व हो जाती हैं और एसएमसी इस फ्लूइड के अंदर तैरती हुई देखी जाती हैं। बाद में इनके अंदर प्रत्येक स्पोर मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे स्पोर्स यानी बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु एक दूसरे से पृथक होकर के पहले टेट्राड बनेंगे, बाद में वहाँ से फिर अलग होकर के इस तरल के अंदर तैरते रहते हैं। परिपक्व जो स्पोरेंजियम है उसकी संरचना अगर देखी जाए तो वह एक थैली के आकार की संरचना है और ये उस पेल्टेट स्पोरेंजियोफोर का जो पेल्टेट डिस्क है उससे नीचे की ओर लटकी रहती हैं। मैच्योर जो स्पोरेंजियम होती है उसके अंदर केवल 2 स्तर ही पाए जाते हैं, जबकि यंग अवस्था के अंदर बीजाणु दानी के अंदर 2 से 7 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर की जो कोशिका होती है उनमें स्पाइरल थिकनिंग्स पाए जाते हैं। इनमें सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं। इसके बाद में मैच्योर होने के बाद स्पोरेंजियम का डाइसेंस हो जाता है और इनसे स्पोर्स बाहर निकल करके आ जाते हैं। एक जो मैच्योर स्पोर्स होते हैं इनकी अगर संरचना देखें तो मैच्योर स्पोर्स परिपक्व जो स्पोर्स हैं बीजाणु हैं ये गोलाकार होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक केंद्र की, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और स्पोर वाल जो है बीजाणु की भित्ति है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत को पेरिस्पोर कहते हैं, दूसरी परत जो होती है वो मिडिल लेयर, तीसरी बाइसोल यानी एक्जोस्पोर्स तथा सबसे भीतरी परत एंडोस्पोर कहलाती है। जो सबसे आउटर मोस्ट परत है जिसे एपीस्पोर कहते हैं, जो एपीस्पोर कहते हैं ये फट जाती है और 4 पट्टियाँ बनाती है और ये पट्टियाँ बीजाणु में कई स्थानों पर जुड़ी रहती हैं या एक ही स्थान पर जुड़ी रहती हैं। अपरिपक्व अवस्था में ये पट्टियाँ बीजाणु के चारों ओर सर्पिल क्रम के अंदर लिपटी रहती हैं, लेकिन मैच्योर जब हो जाते बीजाणु तब ये पट्टियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं और फिर हम इन्हें इलेटर्स कहते हैं और इनके सिरे जो होते हैं वो चपटे और स्पून शेप्ड होते हैं। ये जो इलेटर्स होते हैं ये स्पोर्स के स्फुटन में मदद करते हैं। ये आर्द्रताग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, तो वायु में नमी कम या ज़्यादा होने पर ये फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। तो इक्विस्टम के जो स्पोर्स होते हैं ये ब्रायोफाइटा वर्ग के सदस्यों में जो स्पोर्स पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा के जो इलेटर्स हैं वो एक कोशिकीय और स्टाइल स्पोरोजिनस सेल से बनते हैं, जबकि इक्विस्टम के जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर वाल की सबसे जो बाहरी परत होती है उससे बनते हैं। तो इलेटर्स का संभवतः जो कार्य है वो ये माना जाता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और बीजाणु दानी के विस्फुटन में ये सहायता करते हैं और स्पोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी ये यानी डिस्पर्सल के अंदर भी ये पैरासूट का कार्य करते हैं। तो ये स्पोरेंजियम का विकास था और इसके अंदर स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन की विधि थी। इसके बाद बीजाणु के अंकुरण से युग्मकोद्भिद बनते हैं। युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।